वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग अगस्त मंथ का मेगा टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर वन में बोल रखा है कि एक स्प्रिंग जिसमें शुरू में ही एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर का था, उसको और 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। मतलब इनिशियल एक्सटेंशन x1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर, जो मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो बोलेंगे 5 × 10⁻²मीटर। 5 सेंटीमीटर इसको और खींचना है। पहले से 5 खींचा हुआ था, 5 और खींचेंगे तो टोटल एक्सटेंशन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब फाइनल एक्सटेंशन स्प्रिंग में जो होगा 10 सेंटीमीटर। मीटर में बदल लेंगे तो होगा 10 × 10⁻²मीटर। के का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। अभी बोला कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जो वर्क डन होगा वो होगा 1/2 k x2² -1/2 k x1²। मतलब ½ × k x2² ऐसा। तो k की जगह पे यहाँ पे डाल देना 5 × 10⁻³ जो दे रखा है क्वेश्चन में। x1 5 सेंटीमीटर जो मीटर में बदल के डालेंगे, x2 10 सेंटीमीटर जो मीटर में बदल के डालेंगे। तो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 18.75 न्यूटन मीटर। मतलब 18.75 जूल। तो बोलेंगे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर टू देखो। क्वेश्चन नंबर टू में दो पार्टिकल का मास दे रखा है 1 ग्राम 4 ग्राम। मतलब यहाँ पे m1/m2 करेंगे हम लोग इनका रेशियो। एक तो 1 ग्राम है, एक 4 ग्राम है, तो 1/4 हो जाएगा ऐसा। बोल रहा है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम था, समान था, तो उनका लिनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। देखो हम लोग पढ़ रखे हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2m के। तो फर्स्ट वाले के लिए लिखते हैं हम लोग √2m1 के। सेकेंड वाले के लिए लिखते P2 = √2m2 × के। अभी इनका ही रेशियो निकालना है तो इनको डिवाइड दे देंगे ऐसा। मतलब हम लोग बोलेंगे P1/P2 हो जाएगा √2m1 के अपॉन √2m2 के। तो यहाँ से 2 के तो कट जाएगा, तो √m1/√m2 ऐसा। और m1/m2 का वैल्यू 1/4 दिया हुआ है, तो रूट से बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 1/2। मतलब बोलेंगे इनके मोमेंटम का जो रेशियो है 1:2 होगा। मतलब ऑप्शन सी जो है बोलेंगे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री बोला क्या है कि कोई एक बॉल इनिशियली किसी हिल के टॉप पे था जो 100 मीटर की हाइट पे। मतलब ऐसा बोले कि कोई बॉल जो है इनिशियली हिल के टॉप पे यहाँ पे, जो ग्राउंड से 100 मीटर की हाइट पे। फिर क्या करता है कि ये स्लाइड करता है ग्राउंड तक। ये नीचे ग्राउंड तक आता है ऐसा, स्लाइड करता हुआ ऐसे।
फिर से 30 मीटर की हाइट तक राइज करता है ऐसा। ये 30 मीटर की हाइट, और फिर स्लाइड करके फाइनली जमीन से 20 मीटर ऊपर रहता है ऐसा। मान लो कि फाइनली वो यहाँ पे आ जाए, जमीन से 20 मीटर। ये मेरा जमीन था, मतलब। तो हुआ क्या कि इनिशियली बॉल जो था जमीन से 100 मीटर ऊपर था, बाद में लास्ट में वो जमीन से 20 मीटर ऊपर है। मतलब बोल सकते हैं कि ये 80 मीटर नीचे बॉल की, मतलब ये वाला इनिशियल लेवल था इसका, ये फाइनल लेवल है। और इसको बोलेंगे हम लोग एच, और एच जो आएगा 100 - 20, 80 मीटर ऐसा। तो अभी बोला है कि फाइनली बॉल का वेलोसिटी क्या होगा। इनिशियली वो स्लाइड करना स्टार्ट किया था, मतलब इनिशियली 0 वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। फाइनली मैंने बोला वेलोसिटी फी हो गया, इनिशियली तो 0 था, तो बोलेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वर्क डन ग्रेविटी कर रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क डन एम जी एच होगा। तो एम जी एच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यू तो 0 है, तो हाफ एम यू स्क्वायर 0 हो जाएगा ऐसा। यहाँ से एम एम कट जाएगा, तो फी इक्वल टू हो जाएगा √2 GH। एच की जगह पे हम लोग 80 डाल देंगे, तो कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा उसका 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखूं। 4 में बोला गया कि कोई एक पार्टिकल जो है जिसको एक मशीन कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, उस कांस्टेंट पावर की वजह से वो मूव कर रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कैसे रिलेटेड है वो बताना है। तो हम लोग पावर इक्वल टू जानते हैं F.V। एफ को हम लोग लिखते हैं M × ए को बोलते हैं dV/dt। तो यहाँ से पावर इक्वल टू हो जाएगा एम, ए की जगह पे लिखेंगे dV/dt गुना फी, मतलब ऐसा। अब dt को एक साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा P/M इंटू डिट इक्वल टू फी dV। अभी इसी को इंटीग्रेट करेंगे, तो P/M तो कांस्टेंट है, dt का t हो जाएगा, तो हो जाएगा Pm/t इक्वल टू फी dV का इंटीग्रेशन फी स्क्वायर अपॉन, यहाँ से फी इक्वल टू होगा √2P/M इंटू टी एस। अभी टी जो है रूट के अंदर है, 2P/M, ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि पावर बोल रखा है कांस्टेंट, एम तो कांस्टेंट होता ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर हाफ ऐसा। अभी वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे रिलेटेड है, मुझसे उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा था। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर हाफ। अब टी के पावर हाफ को अगर इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन में पावर 1 ऐड हो जाती है। तो पहले पावर हाफ था, इंटीग्रेट करोगे तो 1 ऐड हो जाएगी, तो टी के पावर 3/2।
तो हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 3/2। मतलब हम लोग बोलेंगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि कोई एक 0.2 kg का बॉल ऊपर की ओर फेंका गया, थ्रो किया गया हाथ से। उस बॉल को फेंकने के लिए हाथ जो है 0.2 मीटर तक मूव किया था। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हाथ जो है उस बॉल पे फोर्स लगा रहा है, और फोर्स कब तक लग रही है, 0.2 मीटर तक, जिसकी वजह से बॉल जो है 2 मीटर ऊपर जा रहा है। तो हाथ उस बॉल पे कितना फोर्स लगाया वो मुझे फाइंड करना है। ऐसा बोलेंगे कि W=del K वर्क डन बाई ऑल फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली बॉल थ्रो करने से पहले रेस्ट पे था, मतलब U0। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मतलब 2 मीटर तक जा रहा है, तो वहाँ मैक्सिमम हाइट पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो 0 है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0, इसका मतलब टोटल वर्क डन 0। अभी टोटल वर्क डन में वर्क कौन कौन किया, तो एक तो mg किया, और दूसरा हाथ, हैंड, जो फोर्स लगाया था 0.2 मीटर तक मूव कर। तो हम लोग बोले कि हाथ जो है फोर्स एफ लगा रहा होगा, तो हाथ का वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0.2। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क किया, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन -mgh, क्योंकि अपर डायरेक्शन में गया। तो m दिया हुआ है 0.2, सी 10 लेना है, h बोला है 0.2 मीटर। टोटल वर्क डन हुआ वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बोलेंगे 0। एफ इंटू 0.2 इक्वल टू हो जाएगा 0.2 10 × 2, तो 0.2 कट जाएगा, तो जो फोर्स आएगा 10 × 2 मतलब 20 न्यूटन। तो बोलेंगे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है कि एक केबल जो है जिसका टोटल मास m और टोटल लेंथ l है, तो किसी हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है, हॉरिजेंटल टेबल पे, और उसका कुछ पोर्शन जो है नीचे लटक रखा है। तो जो पोर्शन नीचे लटक रखा है उसको खींच के ऊपर लाने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ये बताना है। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि एक कोई चैन जो कुछ ऐसा था कि उसका कुछ पोर्शन टेबल के ऊपर था और बाकी का पोर्शन नीचे लटक रखा था। तो जो नीचे लटक रखा है उसकी लंबाई बोल रखा है टोटल का 1/n पार्ट, मतलब ये हो जाएगा L/n। अगर लंबाई इतनी है तो जो नीचे हैंग कर रहा है इसका मास हो जाएगा टोटल मास का n, m/n ऐसा। अब जो ऊपर बच गया उसकी लंबाई हो जाएगी n-1 इंटू L/n, क्योंकि टोटल लेंथ L दिया हुआ है, तो L/n नीचे लटक रखा है, तो बाकी जो लेंथ बच गया L - L/n।
तो ये हो जाएगा n-1 × l/n, ऐसा ऊपर में था। अभी देखो कहानी क्या है कि फाइनली इसको खींच के हम लोग ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे, और इसको खींच के जो नीचे लटका हुआ है उसको टेबल पे लाना है। तो फाइनली पूरा का पूरा चैन टेबल पे आ जाएगा, ऐसा होगा। तो इस प्रोसेस में टोटल वर्क डन क्या है यही निकालना है। फाइनली नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा देखो। तो हम लोग इस टेबल को रिफरेंस लाइन मान ले रहे हैं, मतलब इसके ऊपर, टेबल के ऊपर अगर एच साइड तक जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे mgh। इसके अगर नीचे जाते हैं टेबल के नीचे तो -mgh। इसको रेफरेंस लाइन लिए, मतलब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यहीं से मापेंगे। इसके ऊपर वाले को +mgh, इसके माइनस वाले को, इसके नीचे वाले को -mgh। इस लाइन को हम लोग टेबल को बोल रहे हैं रेफरेंस लेवल, ऐसा। तो इनिशियली क्या था कि कुछ पोर्शन टेबल पे थे, मतलब वो रेफरेंस लेवल पे थे, मतलब उनका हाइट एक्चुअली 0 था, तो उनका तो पोटेंशियल एनर्जी 0। जो नीचे हैंग कर रहा था उसका पोटेंशियल एनर्जी -mgh, ऐसा। क्योंकि टेबल के नीचे वाले का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग माइनस में बोलेंगे, टेबल के ऊपर वाले का प्लस में, और टेबल पे वाले का 0। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग माफ ही रहे हैं टेबल से। अभी देखो चैन के केस में पोटेंशियल एनर्जी लिखना होता है तो इनके हम लोग सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि इसका मास हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बीच में होगा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा। तो बोलेंगे कि जो पोर्शन टेबल पे है उसका तो 0, जो नीचे हैंग कर रहा था उसका -m, मतलब इनका मास m/n था, c इंटू एच को हम लोग सेंटर की हाइट, एक्चुअली टेबल से सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है, टोटल लेंथ l/n है, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, मतलब टेबल से वो l/2n हाइट है नीचे। तो ये हो गई तुम्हारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब चैन पूरा के पूरा खींच के हम लोग टेबल पे चढ़ा दें, तो अब पूरा चैन टेबल पे है, और टेबल को हम लोग रेफरेंस लेवल ले रखे हैं, वहीं से मापेंगे, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि सारा का सारा रेफरेंस लेवल पे है, मतलब उनका पोटेंशियल एनर्जी 0, ऐसा। अब वो वर्क डन कितना हुआ इस प्रोसेस में, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, तो जो वर्क डन है होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, क्योंकि ग्रेविटी का वर्क डन होता है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कर रहे हैं, इसलिए वर्क डन हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में फेरफार के बराबर, मतलब अंतिम वाला स्थितिज ऊर्जा माइनस हो जाएगा 0 माइनस mgl/2n²। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए वर्क डन इक्वल टू होगा mgl/2n², ऐसा। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा 6 वाले में। 7th वाले में देखो, कोई एक लिफ्ट जो मैक्सिमम 10 पर्सन को कैरी कर सकता है, 10 आदमी को, और उन पर्सन का एवरेज मास 68 केजी है। लिफ्ट का जो खुद का मास है वो 920 केजी, जो ऊपर जा रहा है अचल वेग 3 मीटर पर सेकंड से।
जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल जो लग रहा है, वो लग रहा है 6000 न्यूटन। तो जो मोटर है जो लिफ्ट को खींच रहा है, वो मोटर कितना पावर डिलीवर कर रहा होगा वो बताना है। ऐसा देखो, लिफ्ट है, मोटर ऐसे एफ बल लगा के इसको खींच रहा होगा ऊपर की तरफ। वेलोसिटी फी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या है कि नीचे की तरफ एक तो लिफ्ट का वेट लगेगा, लिफ्ट 920 के, तो एम जी करेंगे तो लिफ्ट का हो जाएगा ऐसा, प्लस इसके अंदर 10 आदमी हैं, सबका एवरेज वेट 68 है, तो उनका कुल वेट वजन बल हो जाएगा 6800। एक का होता है एम जी, 10 थे तो एम जी इंटू 10, एम दिया होता है 68 ऐसा, प्लस लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल है वो नीचे की तरफ लगेगा, वो बोला है 6000 न्यूटन। अभी एक कांस्टेंट फोर्स से, नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, मतलब इस पे नेट बल जीरो है। नेट बल जीरो मतलब ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल समान है, तो ऊपर वाला बल बोलेंगे हम लोग एफ इक्वल टू 9200 प्लस 6800 प्लस 6000 ऐसा। इसको ऐड कर दोगे तो इस पे जो नेट बल, जो मोटर जो इसको खींचने में जो बल लगा रहा है वो मिल जाएगा। और एफ मिल गया तो पावर निकालना है, पावर एफ इंटू फी। तो फी तो 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, एफ इसको ऐड कर दोगे तो हो जाएगा। तो एफ इंटू फी करोगे तो कैलकुलेशन के बाद आएगा 66000 वाट ऐसा। तो बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, किसी क्रिकेट बॉल को एक बॉलिंग मशीन की हेल्प से ऊपर की तरफ फेंका जाता है और वो मैक्सिमम हाइट 20 मीटर जाता है मशीन को से निकलने के बाद। मशीन जो है उसको फेंकने में कांस्टेंट फोर्स लगाता है एफ, और मूव करता है 0.2 मीटर बॉल को लॉन्च करने से पहले। तो एफ का वैल्यू क्या है? यहाँ पे भी देखो, मशीन बॉल को फेंकने से पहले, बॉल जो है इनिशियली मशीन के अंदर शुरुआत में अस्थिर था, मतलब u इक्वल टू 0। फाइनली मैक्सिमम हाइट पे, महत्तम ऊंचाई पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मतलब शुरू में भी स्थिर था, बाद में भी स्थिर। तो जो डेल के ई है, हाफ एम फी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, फी और यू जीरो है तो डेल के ई जीरो। अब डेल के ई जीरो, तो जो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम्स में पढ़े हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू डेल के ई, डेल के जीरो, इसका मतलब वर्क डन जीरो, मतलब टोटल वर्क डन जीरो होना चाहिए। अभी यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, तो एक तो मशीन, और दूसरा मशीन से जैसे ही बॉल बाहर निकला तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, तो इन दोनों का वर्क मिला के जीरो के बराबर होना चाहिए। तो मशीन का वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्थानांतर दे रखा है 0.2 मीटर, और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का होगा एम जी माइनस एम जी एच, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो एम जी एच, एच दिया हुआ है 20 मीटर, इक्वल टू 0। इसलिए एफ इक्वल टू हो जाएगा 0.15 इंटू 10 इंटू 20 अपॉन 0.2। तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो एफ का वैल्यू आएगा 150 न्यूटन। तो बोलेंगे कि ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में बोल रहा क्या है कि किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल का मोमेंटम जो है 20% बढ़ जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा। मान लो शुरू में उसका वेगमान मोमेंटम p था, बाद में 20% बढ़ गया, तो बाद में हो गया p प्लस 20%, मतलब p इंटू 20/100, ये हो जाएगा 1.2p। मतलब शुरुआत में उसका वेगमान p था, मोमेंटम p था, 20% बढ़ने के बाद वो हो गया 1.2p। शुरू में उसकी काइनेटिक एनर्जी को k1 बोल दे, तो फॉर्मूला से हो जाएगा p²/2m। बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी को k2 बोल दे, तो फॉर्मूला से होगा बाद का मोमेंटम का स्क्वायर, बाद का मोमेंटम है 1.2, तो 1.2 p का स्क्वायर अपॉन 2m। कितना बढ़ा, तो बोलेंगे कि k2 माइनस k1। अब k2 माइनस k1 करोगे तो हो जाएगा p²/2m, तो कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर में बचेगा 1.2 का स्क्वायर -1, मतलब ये हो जाएगा 1.44 -1, मतलब ऐसा 1.44 -1। ठीक है, अभी कितना प्रतिशत बढ़ा, परसेंटेज में बदलने के लिए कितना बढ़ा अपॉन शुरू वाला गुना 100। तो कितना बढ़ा डेल के ही हम लोग निकाल लिए हैं। शुरू वाला था p²/2m, इन 200 कर देंगे तो ये हो जाएगा 44%। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इसमें बोल रखा है कि किसी पार्टिकल पे फोर्स जो लग रहा है वो है 5+3y²। पार्टिकल मूव कर रहा है y=2 से लेके y=5 तक, तो इस पे वर्क डन कितना हुआ वो बताना है। तो वर्क डन इक्वल टू बोलेंगे हम लोग इंटीग्रेशन f/dy, क्योंकि फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है। अभी लिमिट डालना क्या है y का, 2 से लेके 5 तक। f का वैल्यू बोला है 5+3y²। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका संकलन करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट था, तो उसका हो जाता 5y प्लस 3y² था। 3 कांस्टेंट है तो 3 तो वैसे ही गुना में रहेगा, y² का करेंगे तो y³/3, तो 3 3 कट जाएगा, y³ हो जाएगा ऐसा। ये मुझे लिमिट डालना है 2 से लेके 5 तक, तो पहले 5 डालेंगे तो हो जाएगा 25 + 125। फिर 2 डालेंगे तो जाएगा 10 + 8, तो जाएगा 150 - 18, हो जाएगा 132 जूल। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कोई पार्टिकल जो है जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है वो मूव करता है एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन तक। मतलब यहाँ पे बोला है कि शुरुआत वाला उसका जो पोजीशन था वो है 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। बाद में वो मूव करके चला जाता है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो इसका जो स्थानांतर हुआ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r2 फैक्टर माइनस r1 फैक्टर।
ऐसे आई वाले को आई से घटाओगे, जे वाले को जे से और के वाले को के से, तो ये हो जाएगा 3i कैप -5j कैप +5k कैप। ऐसा फोर्स दे रखा है 5i कैप +2j कैप -7k कैप। अभी वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए आई वाले को आई के साथ गुना करते हैं, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ। ऐसा तो कैलकुलेशन के बाद जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा बॉम्बे। ऐसा चलो दो कैलकुलेशन के बाद ऐसे बॉम्बे 40 आना, ये माइनस नहीं है प्लस है, प्लस है तो ये 50 -10 40, तो वर्क डन हो जाएगा 40 जूल। हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला है कि दो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 16 है, उनका मोमेंटम p समान है, तो उनके मास का रेशियो क्या होगा। देखो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मतलब k1/k2 दिया हुआ है 16/9, p दोनों का सेम है। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं p² /2m, तो पहले वाले के लिए हो जाएगा p² /2m1, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा p²/2m2। यहाँ से p² तो कट जाएगा, हो जाएगा m2/m1। m2/m1 जो है वो k1/k2 के इक्वल होगा, इसलिए m1/m2 को हम लोग लिखेंगे k2/k1। k2 का k2/k1 हो जाएगा तुम्हारा 9/60। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कोई मशीन गन बुलेट फायर करता है, वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकंड की स्पीड, और मैन जो है गन पे मैक्सिमम फोर्स दे रखा है 144 न्यूटन। तो तुमसे बोला है कि बुलेट को कितना फायर कर रहा है प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में नंबर ऑफ बुलेट फायर कितने हो रहे हैं वो बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि F होता है dp/dt। ऐसा शुरू में बुलेट फायर होने से पहले वो बंदूक के अंदर अस्थिर होता है, तो इनिशियली उसका मोमेंटम जीरो। फाइनली अगर वो फी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है तो एक बुलेट का मोमेंटम चेंज होगा एम भी। कुल अगर बुलेट की संख्या एन है तो कुल मोमेंटम चेंज हो जाएगा NMV/T। F=NMV/T। अब मुझे एन निकालना है बुलेट की संख्या, तो हो जाएगा F × T/MV। तो F का वैल्यू दे रखा है 144, T प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, M बोला है 40 ग्राम,
केजी में बदल लेंगे और फी बोला है 1200। तो कैलकुलेशन के बाद जो एन आएगा वो हो जाएगा 3। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में दो ब्लॉक है ऐसा, M1 M2। M1 बीच में एक रॉड है, नीचे में एक M2 है। इसको ऊपर की तरफ खींच रहे फोर्स लगा के 480 न्यूटन। अभी अपर डायरेक्शन में फोर्स है 480 न्यूटन। नीचे की तरफ फोर्स लगेगा इन तीनों का वेट, M1 का वेट वजन बल, M2 का वजन बल और बीच में जो रॉड है उसका वजन बल। M1 बोला है 20 kg का और रॉड बोला है 10 kg, सॉरी 8 kg का, और नीचे जो M2 है वो है 12 kg। तो टोटल मास देखोगे तो 20 + 8 + 12 मतलब 40 kg। इसलिए नीचे में वजन बल लग रहा होगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg। तो टोटल m हो गया 40 इंटू जी करोगे तो 400 न्यूटन। तो नीचे में वेट लग रहा है टोटल 400 न्यूटन, ऊपर की तरफ फोर्स है 480 न्यूटन। तो नेट फोर्स हो जाएगा 480 - 400, 480 - 400 बोलेंगे 80 न्यूटन। तो वह नेट फोर्स, एसलेशन होगा नेट फोर्स भागा टोटल मास। तो नेट फोर्स तो 80, टोटल मास देखोगे तो 20 + 8 + 12 अब 40 ऐसा। अभी बोला है कि रॉड के बीच में मिडिल पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। इसलिए इसके लिए हम लोग एफबीडी बनाएंगे रॉड के निचले हिस्से का, क्योंकि उस नीचे वाला जो भी हिस्सा है वो ऊपर की तरफ एक्सलरेट हो रहा है मिड पॉइंट पे टेंशन की वजह से। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये रॉड का बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा। इसके नीचे में एक M2 लगा हुआ था, M2 था तुम्हारा 12 kg का, और ये रॉड का पूरा मास दिया हुआ था 8। ये रॉड आधा है, इसका हो जाएगा 4 kg। नीचे लगेगा इन दोनों का वेट, तो 12 + 4 16 kg है, तो इसका वेट हो जाएगा 160 न्यूटन। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन आ गया है 2 मीटर/सेकंड। अभी यहाँ पे बोलेंगे नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स हो जाएगा T - 160, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। नेट फोर्स इक्वल टू एम गुना ए, तो एम हो गया 16 kg, ए का वैल्यू 2 ऐसा। तो टी इक्वल टू हो जाएगा 160 + 32 192 न्यूटन। बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 में बोला क्या कि कोई एक लड़का जो है 2 kg के मास को किसी बॉक्स को फोर्स लगा के खींच पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। बॉल बॉक्स जो है शुरू में रेस्ट पे था, मतलब तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एक्स डायरेक्शन में 10 सेकेंड बाद। मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए एक्स डायरेक्शन में। इनिशियली वो रेस्ट पे था तो यू तो 0 हो जाएगा ऐसा। एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन देखोगे तो बोलेंगे एक्स डायरेक्शन में फोर्स अपॉन मास। एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखोगे, फोर्स का जो घटक, बल का जो घटक है कंपोनेंट,
तो 20 आई कैप है, मतलब 20 एक्स डायरेक्शन में 20 न्यूटन। एम दिया हुआ है 2 kg, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन प्रवेग एक्स डायरेक्शन। अभी मुझसे पूछा कि 10 सेकंड बाद एक्स दिशा में, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, स्थानांतर क्या होगा। तो मुझे एस निकालना है, स्थानांतर एक्स डायरेक्शन में, तो बोलेंगे एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो यहाँ पे 0, क्योंकि वो शुरू में स्थिर था, तो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ए का वैल्यू 10 और टी का वैल्यू 10 सेकंड दिया हुआ है ऐसा। तो कैलकुलेशन के बाद ये हो जाएगा 500 मीटर। बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। बोला रॉकेट शुरू में जो 1000 kg का था, उसमें जो ईंधन है फ्यूल किस रेट से जल, वही बताना है, किस रेट से जल रहा है ईंधन फ्यूल। रॉकेट का शुरुआत में एक्सेलरेशन 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और जो फ्यूल है वो बर्न होने के बाद निकल रहा है पीछे से, रॉकेट के पीछे से 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ऐसा है देखो, तो इसका एबीडी बनाएंगे तो ये हो गया रॉकेट जो ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा। अभी ऐसे फुल जलने के बाद ऐसे पीछे से निकलता है, रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है उनका। अभी देखो होता क्या है कि रॉकेट के केस में जब फ्यूल निकलता है जलने के बाद, जिसकी वजह से एक ऊपर की ओर बल लगता है, और इस बल का जो वैल्यू होता है वो होता है फी टी एम अपॉन डी टी। टी एम अपॉन डी टी जो है किस रेट से फ्यूल चल रहा है, ये डी एम अपॉन डी टी यही तुमको निकालना है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एक वजन बल लगेगा ही एम जी। एम दिया हुआ था रॉकेट का 1000 kg, एम जी कर दोगे तो 10,000 न्यूटन। अभी यहाँ पे नेट बल इक्वल टू एम इंटू ए कर देंगे, तो नेट बल तुम्हारा हो जाएगा एफ माइनस 10,000 इक्वल टू एम इंटू ए। एम दिया हुआ है 1000, ए 20। ये जो -10,000 है उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 30,000 ऐसा। अभी एफ के जगह पे मुझे लिखना है फी डी एम अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 30,000। और भी के जगह पे मुझे रखना है 500, तो भी के जगह पे 500 रख देंगे, तो जो डी एम अपॉन डी टी है हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 500। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा होगा 60। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन जो है दिल्ली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि दो बॉल जो सेम स्पीड, उनका स्पीड दे रखा है 108 किलोमीटर पर आवर।
इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 108 इंटू 5/18, ये तुम्हारा हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड से वो दीवार के साथ टकराते हैं। फर्स्ट केस में ऐसा है कि बॉल ऐसे आता है, टकराया, वापस लौट गया सेम स्पीड से। तो यहाँ पे जो इम्पल्स हुआ उसको हम लोग I1 बोल देते हैं। तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसा P2 माइनस P1। फाइनल मोमेंटम, देखो फाइनली बॉल क्या होगा कि इधर ऐसे जा रहा होगा टकराने के बाद। तो फाइनल मोमेंटम को हम लोग एम भी बोल दे रहे हैं, माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा माइनस एम भी, क्योंकि टकराने से पहले बॉल जो है दीवार की तरफ आ रहा था, टकराने के बाद दीवार से दूर जा रहा है, दोनों विरुद्ध दिशा में है। तो एक को प्लस लेंगे तो दूसरा माइनस हो जाएगा। तो हम लोग बाद वाले को, टकराने के बाद जो बॉल का मोमेंटम है उसको प्लस ले रहे हैं, तो टकराने से पहले वाला माइनस में हो जाएगा। ऐसा I1 इक्वल टू हो जाएगा 2mv। दूसरे केस में क्या है कि बॉल जो है ऐसे 45 डिग्री पे आया, ऐसे सेम स्पीड से, फी स्पीड से टकराया, और फिर से ऐसे 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री टकराने के बाद फिर से 45 डिग्री पे ऐसे चला गया। अभी देखो ये दीवार जो है, बॉल पे बल लगाया होगा नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब लंब दिशा में। तो इम्पल्स जब देखेंगे हम लोग, तो इम्पल्स को लिखेंगे वेगमान में फेरफार, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में देखना है, तो दीवार के नॉर्मल लंब दिशा में। तो I2 को लिखेंगे, देखो फिर से P2 माइनस P1, लेकिन इस बार P2 और P1 जो मोमेंटम है वेगमान, उसका कौन सा घटक देखना है, तो दीवार के लंब दिशा वाला। तो ये हो जाएगा mv cos 45 माइनस माइनस mv cos 45। ये माइनस उसी तरह से लेना है कि एक दीवार की तरफ आ रहा था उसको माइनस ले रहे हैं, दीवार से दूर वाले को प्लस। तो ये I2 इक्वल टू हो जाएगा 2mv cos 45। अभी इनका ही रेशियो चाहिए, I1/I2। तो ये I1/I2 जो होगा हो जाएगा 2mv/2mv cos 45। I1/I2 तो हो जाएगा 2mv तो कट जाएगा, तो 1/cos 45। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो √2/1 हो जाएगा। इसलिए बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, किसी एक पार्टिकल पे 4 फोर्स लग रहा है, 7 न्यूटन प्लस वाई डायरेक्शन में, 8 न्यूटन माइनस वाई डायरेक्शन में, 5 न्यूटन प्लस एक्स डायरेक्शन में, और 6 न्यूटन माइनस एक्स डायरेक्शन में। उस पर बोला कि कितना एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स क्या लगाया जाए ताकि उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो। अगर नेट एक्सेलरेशन वाला प्रवेग जीरो हो, इसका मतलब उस पर नेट बल क्या होना चाहिए, जीरो। तो हमको नेट बल उस पर जीरो करना है। इसके लिए एडिशनल फोर्स कितना ऐड करना पड़ेगा, देखो अभी अगर देखोगे तो एक फोर्स ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ, दोनों विरुद्ध दिशा में है, इसलिए घट जाएगा। तो 8 - 7 कर दोगे तो नीचे की तरफ हो जाएगा 1 न्यूटन, ऐसा। उसी तरह एक प्लस एक्स डायरेक्शन में है 5 न्यूटन, एक माइनस एक्स डायरेक्शन में 6 न्यूटन, दोनों विरुद्ध दिशा में। तो एक्स डायरेक्शन में नेट बल के लिए इन दोनों को घटा देंगे, तो 6 - 5 1 न्यूटन।
अभी नेट बल ऐसा लग रहा है, और अभी देखोगे तो इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा इधर, पाइथागोरस से अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √2 न्यूटन, ऐसे ए एंगल 45 होगा, क्योंकि हम लोग जानते थे टेन थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स, तो वाई और एक्स तो यहाँ बराबर बराबर है 1 1, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ऐसा। अभी नेट बल इस पे इस दिशा में है, मुझसे बोला है कि एडिशनल कितना बल इस पे लगाओगे ताकि नेट बल जीरो हो जाए, तो हम लोग इसको जीरो करने के लिए इसके विरुद्ध दिशा में बल लगाएंगे। अगर हम लोग इस दिशा में बल लगा दें √2 न्यूटन का, तो इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि पहले से जो बल है उनका रिजल्ट √2 आ रहा था नीचे की तरफ ऐसे 45 डिग्री एंगल पे। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग सेम मैग्नीट्यूड का बल लगा दे तो नेट बल जीरो हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग √2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे एडिशनल, ताकि नेट बल जीरो हो जाए, और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल पे, ये एक्स एक्सिस है 40, तो बोलेंगे एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल पे √2 न्यूटन का बल लगाएंगे तो नेट बल जीरो होगा, इसलिए नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 19 में बोला गया एक मंकी जो है एक डोरी की मदद से शुरू में नीचे आ रहा था प्रवेग 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, बाद में वो ऊपर जाने लगा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड। तो अभी मुझे चार ऑप्शन में से करेक्ट करना है कि कौन सा सही है, मतलब डोरी में कितना टेंशन हो रहा होगा। डोरी जो है मैक्सिमम टेंशन, मतलब जो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 350 न्यूटन, इसका मतलब हुआ कि डोरी में 350 न्यूटन से ज़्यादा अगर तनाव बल हुआ, टेंशन हुआ, तो डोरी टूट जाएगा। मुझे चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट केस में देखो, मंकी जो है नीचे आ रहा है, तो हम लोग बोले डोरी पकड़ के वो नीचे आ रहा है, तो नीचे की ओर एक तो उसका वेट लगेगा mg, बंदर का वजन बल होगा mg, करोगे तो 500 न्यूटन। ऊपर की ओर तनाव बल और वो नीचे आ रहा है ऐसा, एक्सेलरेशन बोल रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब नीचे शुरू वाले टेंशन को हम लोग T1 बोल रहे हैं ऐसा, चलो देखो अभी यहाँ से बोलेंगे नेट बल इक्वल टू एम है, नेट बल हो जाएगा 500 माइनस T1 इक्वल टू एम इंटू ए। तो एम का वैल्यू दिया हुआ है 50, ए का वैल्यू 4, यहाँ से T1 इक्वल टू हो जाएगा 300 न्यूटन। मतलब जब वो नीचे आएगा तो डोरी में तनाव 300 न्यूटन, और डोरी तनाव कितना सहन कर सकता है 350, 350 से ज़्यादा पे टूटेगा। तो अभी तो 350 से कम है, मतलब वो नीचे आ सकता है और डोरी नहीं टूटेगा, क्योंकि अभी तनाव बल 350 से कम है। दूसरे केस में जब बंदर ऊपर की ओर जा रहा है, उस केस में एबीडी बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, हम लोग बोलेंगे कि ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, और इस बार टेंशन का नाम हम लोग T2 देते हैं, और इस बार एक्सेलरेशन बोला है 5 ऐसा। तो ऊपर की ओर टेंशन, नीचे की ओर बंदर का वजन बल, ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड। अभी लिखेंगे नेट बल इक्वल टू एम है, मतलब T2 माइनस 500 इक्वल टू एम गुना ए, यहाँ से हो जाएगा T2 इक्वल टू 750 न्यूटन। मतलब जब वो ऊपर जाएगा तो डोरी में तनाव बल कितना होना चाहिए 750, लेकिन डोरी का जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वो 350 है, मतलब 350 से ज़्यादा तनाव बल हुआ डोरी टूट जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जब बंदर ऊपर जा रहा होगा तो डोरी टूट जाएगा, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि तनाव बल 350 से ज़्यादा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो।
क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि 1.1 kg का ब्लॉक जो है ऐसा किसी दीवार के साथ 5 न्यूटन का बल लगा के ऐसे हम लोग पकड़े 1.1 kg का, तो अभी इस पे फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल कितना लग रहा होगा वो बताना। देखो जब हम लोग फोर्स लगाएंगे 5 न्यूटन का, तो ये दीवार जो है ही उस ब्लॉक पे एक लंबल नॉर्मल फोर्स लगाएगा जिसका नाम N1 दे देते हैं, और ये नॉर्मल फोर्स 5 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग बल लगा रहे हैं 5, तो नॉर्मल भी 5 इक्विलिब्रियम के लिए बाएं वाला बल और दाएं वाला बल समान होना चाहिए। ऐसा तो लंबल जो दीवार जो है ब्लॉक पे लगा रहा होगा वो 5 न्यूटन। नीचे इसका वेट वजन बल लग रहा होगा mg, तो 0.1 गुना का वैल्यू 9.8 लेना है, हो जाएगा 0.98 न्यूटन। ऊपर घर्षण बल फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वही बताना है। देखो तो एक बार हम लोग पहले फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू, सीमांत घर्षण जिसको बोलते हैं, वो कैलकुलेट करेंगे, वो कितना हो सकता है। तो वो होता है म्यू इंटू एन, और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, एन का वैल्यू लंबल मतलब 5 न्यूटन, तो हो जाएगा 2.5 न्यूटन। मतलब घर्षण महत्तम लग सकता है 2.5 न्यूटन। लेकिन इसको संतुलन में रखने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, अभी फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इसके वजन के बराबर भी हो जाए तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इसका वजन बल 0.98 न्यूटन है, तो अभी घर्षण बल जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 0.98 ही होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम 2.5 हो सकता है। अभी 2.5 की जरूरत नहीं है, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसका घर्षण जो है वजन बल के बराबर ही हो जाए, और वजन बल 0.98 न्यूटन। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 21। देखो 21 में क्या है कि किसी पार्टिकल पे ऐसे 60 डिग्री एंगल पे फोर्स लगाया हुआ है, तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा। एक तो ओरिजेंटल में एफ cos 60, cos 60 का वैल्यू हाफ डाल देंगे तो F/2 ऐसा। एक ऐसा वर्टिकल सिरोलम दिशा में वर्टिकल में नीचे की तरफ F sin 60, और sin 60 का वैल्यू होता है √3 ऐसा। एक नीचे इसका वजन बल मतलब √3 × जी का वैल्यू 10। एक ऐसे लंब बल लग रहा होगा ऊपर दिशा में, ये आगे की ओर बढ़ना चाहेगा, इसलिए घर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। अभी बोला कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये मूव न कर, आगे ना बढ़े। आगे ना बढ़े इसका मतलब कि जो एफ का कंपोनेंट हॉरिजेंटल में आ रहा है वो घर्षण के बराबर या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हॉरिजेंटल में जो समक्षितिज में घटक आ रहा है एफ का, वो है F cos 60 मतलब F/2। तो F/2 का जो वैल्यू है वो फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम होना चाहिए, तो नहीं बढ़ेगा ये आगे। और फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू, वो म्यू इंटू एन होता है। मतलब F/2 जो है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एन हो। इस क्वेश्चन में एन इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस F sin 60 ऐसा। क्योंकि ये तो वर्टिकल में सिरोलम दिशा में, तो ये संतुलन में रहेगा, इक्विलिब्रियम में, मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर होना चाहिए। ऊपर वाला फोर्स लंबल नॉर्मल फोर्स एन होगा, नीचे वाला फोर्स एम जी
प्लस एफ का एक घटक है ऐसे। तो हम लोग बोलेंगे कि एफ बाई टू जो है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, म्यू म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2√3, एन के जगह पे लिखना है √3 इंटू 10, मतलब एम जी प्लस एफ साइन 60। अभी इसको सोल्व करोगे तो एफ का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा 20 न्यूटन। एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 20 न्यूटन। बोलेंगे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा सोल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 में बोला कि कोई एक 2 kg का ब्लॉक रेस्ट में है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, जिसके इंक्लाइन 30 डिग्री है। अगर म्यू का वैल्यू 0.7 है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा। देखो हम लोग बोलेंगे कि नीचे की तरफ एक एम जी का घटक आता है, एम जी का कंपोनेंट आता है एम जी साइन 30, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, ठीक है। अभी यही है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बताना है मुझे। ये रेस्ट में है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर। अभी डाउनवर्ड फोर्स देखोगे तो एम जी साइन 30, और एम जी साइन 30 का वैल्यू जो होता है, साइन 30 का वैल्यू तो हाफ होता है। एम दिया हुआ है 2 kg, तो 2 × जी × हाफ, मतलब ये जी के बराबर होगा, मतलब 9.8 न्यूटन। तो नीचे की तरफ जो बल है वो 9.8। तो संतुलन के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर की तरफ भी जो बल होना चाहिए वो 9.8 न्यूटन होना चाहिए। हम लोग बोलेंगे कि अगर ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स सेम होना चाहिए। तो नीचे की तरफ 9.8 है तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी 9.8 होना चाहिए। बोलेंगे इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो 9.8 लग रहा होगा। तुम लोग एफ का वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा मत कर देना, क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सीमांत फ्रिक्शन। म्यू एन, एन का वैल्यू होता है एम जी कॉस थीटा। यहाँ से वैल्यू डाल के रखोगे तो ये देखोगे कि अप्रोक्स 12 के आसपास ये आता है। तो फ्रिक्शन की जरूरत 9.8 ही है इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों लगेगा? तो ये म्यू एम जी कॉस थीटा लिमिटिंग है, ये महत्तम वैल्यू है, इतना नहीं लग रहा होगा। इतना लगेगा तो जितना नीचे की तरफ है उतना, नीचे की तरफ 9.8 है इसलिए इस पर 9.8 लग। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 23 में बोल रखा है कि किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ पुश करने के लिए, धक्का देने के लिए जो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ रहा है वो F1 है। देखो, तो अगर इसका एफबीडी बनाएंगे कुछ ऐसा, तो ऊपर की ओर धक्का दे रहे हैं F1 फोर्स लगा के, ये न्यूनतम है ताकि ये चलने लगे। नीचे की तरफ फोर्स एम जी का एक कंपोनेंट आता है एम जी साइन थीटा, और ये ऊपर की ओर चलना स्टार्ट करेगा, मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अभी एफ का न्यूनतम वैल्यू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा होना चाहिए। जो ऊपर की तरफ धक्का जिस बल से लगा रहे हैं वो नीचे के कम से कम बराबर होना चाहिए, तभी ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, नहीं तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे सरकेगा। F1
का जो मिनिमम वैल्यू है वो होना चाहिए एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। ऐसा ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड केस में बोला है कि नीचे स्लाइड होने से रोकने के लिए जो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ रहा है वो F2 है। देखो, जब ये नीचे स्लाइड होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो अभी हम लोग बोलेंगे कि ये नीचे की तरफ सरक रहा है, मतलब ऐसा नीचे की तरफ सरक रहा है तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा। और इसको रोकने के लिए इस पे बल लगाना पड़ेगा ताकि ये नीचे न सरके, उसको F2 बोला है। तो अभी F2 का मिनिमम वैल्यू अभी बोलेंगे ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो ऊपर वाला फोर्स हो जाएगा F2 प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, नीचे वाला हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा F2 इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। हो गया इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को डिवाइड दोगे क्योंकि गुणोत्तर रेशियो चाहिए F1 और F2 का, ऐसा। तो डिवाइड दोगे तो एम जी तो कट जाएगा, ऊपर में बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, नीचे में बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड दे दो तो साइन थीटा भागा कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, इधर तो कॉस थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, म्यू हो जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू। अभी टेन थीटा को लिख देना है टू म्यू, कंडीशन दिया हुआ है। तो टेन थीटा के जगह पे टू म्यू लिख दोगे तो ऊपर में हो जाएगा टू म्यू प्लस म्यू मतलब थ्री म्यू, और नीचे में हो जाएगा टू म्यू माइनस म्यू मतलब म्यू। तो थ्री म्यू भागा म्यू, म्यू म्यू कट जाएगा, थ्री जैम वन, मतलब ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में देखोगे तो बोला कि कोई इंसेक्ट जो है एक हेमी स्फीयर के अंदर ऐसे चल रहा है। इसका हुआ सेंटर। अभी इंसेक्ट हम लोग बोल रहे हैं इस जगह पे। अभी इस पे फोर्स देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि एम जी तो लगेगा डाउनवर्ड, ए एंगल अल्फा है तो ए एंगल हो जाएगा अल्फा। तो एम जी का दो घटक आएगा, एक तो इस दिशा में स्पर्श दिशा में टेंजेंट की ओर एम जी साइन अल्फा, एक इस दिशा में नॉर्मल डायरेक्शन में एम जी कॉस अल्फा। ये दीवार जो है इसका स्फीयर का, इधर बल लगाएगा नॉर्मल बल क्योंकि कांटेक्ट में है तो लंबल, और इस डायरेक्शन में इधर घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो म्यू एन के बराबर होना चाहिए ताकि ये इंसेक्ट जो है स्लिप ना करे। तो एम जी साइन अल्फा और फ्रिक्शन फोर्स बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो हम लोग बोलेंगे कि देखो एलोंग द नॉर्मल मतलब इस दिशा में संतुलन के लिए बोलेंगे कि एन इक्वल टू होना चाहिए एम जी कॉस अल्फा, और इस दिशा में संतुलन के लिए होना चाहिए एफ मतलब
एफ इजक्वल टू एम जी साइन अल्फा। एफ की जगह पे लिख दो म्यू एन और एन की जगह पे एम जी कॉस अल्फा। तो फ्रिक्शन को लिखेंगे म्यू इंटू एन, एन की जगह पे लिखेंगे एम जी कॉस अल्फा इक्वल टू होना चाहिए एम जी साइन अल्फा। एम जी कट जाएगा। अभी बोलेंगे कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1/म्यू, और कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा होता है तुम्हारा कॉट अल्फा इक्वल टू 1/म्यू। म्यू की जगह पे बोला है 1/3, तो म्यू की जगह पे 1/3 रखोगे तो 1/म्यू हो जाएगा 3। तो हम लोग बोलेंगे कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दो ब्लॉक हैं जो एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं। बड़ा वाला ब्लॉक बोल रखा है 4.5 kg का, छोटा वाला ब्लॉक बोला है 0.5 kg का। अभी ये एक स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, मतलब नीचे वाला जो टेबल है यहाँ पे म्यू जीरो, ये चिकना है स्मूथ है म्यू जीरो, और इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो सतह है वहाँ पे म्यू का वैल्यू बोला है 3/7। अभी इस पे फोर्स लगा रहे हैं हम लोग एफ। तो बोला कि एफ का महत्तम वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये दोनों साथ साथ मूव करें, एक साथ चले, मतलब दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो या रिलेटिव मोशन ना आए। तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों को एक ब्लॉक मान लेते हैं इनिशियली, जो साथ साथ चल रहे हैं, ए एक्सेलेरेशन से आगे ऐसे जा रहे हैं। तो इस पे नेट बल जो लगा रहे हैं हम लोग वो एफ हो जाएगा। इन दोनों का कुल मास हो जाएगा 4.5 प्लस 0.5 मतलब 5। तो जो एक्सेलेरेशन आएगा वो हो जाएगा एफ बाई एम, एफ नेट बाई एम टोटल ऐसा, तो F/5। अब जो ऊपर वाला ब्लॉक है 0.5 kg का, उसका एफडी बनाएंगे 0.5 kg का। वो आगे बढ़ रहा है सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि हम लोग जो फोर्स लगा के खींच रहे हैं वो नीचे वाले को, ऊपर वाला अगर साथ साथ आगे बढ़ रहा है मतलब उसको फ्रिक्शन आगे खींच के ले जा रहा है। फ्रिक्शन की वजह से वो आगे जा रहा है, एक्सलेशन आ गया मैक्स F/5। और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता था वो म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू इस सतह के लिए 3/7 दिया हुआ है, और एन यहाँ पे हो जाएगा M/G। तो F इजक्वल टू एम ए कर देंगे इस ब्लॉक के लिए। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स, एम है 0.5, ए का वैल्यू F/5। अभी फ्रिक्शन फोर्स की जगह पे वैल्यू ये रख दोगे 3 μmg, ए वाला। एफ की जगह पे फ्रिक्शन फोर्स की जगह पे डाल देंगे, तो कैलकुलेशन के बाद कैपिटल एफ जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मिल जाएगा, और कैलकुलेशन के बाद वो नियरली आएगा 21। तो बोलेंगे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा इसमें।